जब दुनिया ने उन पर शक किया तो उन्होंने निर्माण किया। हाँ। जब वे हंसे तो उन्होंने सुना, और जब उन्होंने नजरअंदाज किया तो उन्होंने कर दिखाया। ये लाइनें मतलब बिल्कुल फिट बैठती हैं रतन टाटा के जीवन पर। हाँ। आज हम उन्हीं की कहानी को थोड़ा और गहराई से देखेंगे, है ना, जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स, शायद कुछ पर्सनल किस्से भी। कोशिश यही है कि इनमें से रतन टाटा के जीवन और उनकी लीडरशिप के वो पहलू निकालें जो शायद पहली नजर में ना दिखें। सही बात है। और समझें कि उनकी विरासत असल में है क्या। बिल्कुल। अक्टूबर 2024 में उनके निधन की खबर तो आई, पर जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, उनके सिद्धांत, उनके काम करने का तरीका, वो आज भी मतलब जिंदा है, चर्चा में है। हाँ, तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए उनके सफर को समझने की एक कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। कई लेख ये तो कहते हैं कि हाँ, वो टाटा परिवार में जन्मे, प्रिविलेज था, लेकिन उनको तैयार करने का जो तरीका था वो काफी जमीनी था। हाँ, ये बात इंटरेस्टिंग है। एक सोर्स में पढ़ा कि कॉर्नेल से आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद भी उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे काम किया। अच्छा। हाँ, मतलब वो भट्टियों में चूना पत्थर डालना, सफाई करना, ये सब। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं था शायद, ये उनके कैरेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा था। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सिखाया जा रहा था कि लीडरशिप सिर्फ ऊपर से ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि नीचे क्या हो रहा है उसे समझना भी है। बिल्कुल। क्या ये चीज उनके बाद के फैसलों में भी दिखती है? मतलब जो सामग्री हमने देखी उसमें। हाँ, बिल्कुल दिखती है। खासतौर पर जब हम पैसेंजर कार डिवीजन की कहानी देखते हैं। टाटा इंडिका। हाँ, इंडिका। कई लेख 1998 के लॉन्च को बहुत बोल्ड, यहाँ तक कि कुछ लोग दुस्साहसिक भी कहते हैं। भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार। इसमें वो राष्ट्र निर्माण वाली भावना तो थी, पर बिजनेस के लिहाज से देखें तो काफी जोखिम भरा कदम था। और जोखिम तो सामने आया भी। शुरुआती सेल्स उतनी अच्छी नहीं रही, है ना? और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगा था। जी, यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसका जिक्र लगभग हर जगह है, फोर्ड के साथ वाली मुलाकात। हाँ, 1999 में डेट्रॉइट की वो बैठक। सोर्स बताते हैं कि टाटा मोटर्स उस समय शायद इस कार बिजनेस को बेचने की सोच रही थी। अच्छा। तो फोर्ड के अधिकारियों से बातचीत हुई। अब यहाँ पर डिटेल्स थोड़े अलग अलग मिलते हैं, पर जो सार है वो एक ही है। सार ये कि बातचीत अच्छी नहीं रही। बिल्कुल नहीं। एक लेख में तो फोर्ड अधिकारियों का वो कथित वाक्य भी है कि जब आपको पैसेंजर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो शुरू ही क्यों किया, हम इसे खरीदकर आप पे एहसान करेंगे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। अब ये वाकई अपमानजनक था या सिर्फ बिजनेस की कड़वी सच्चाई? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, दोनों तरह की बातें। कुछ कहते हैं कि अमेरिकन कॉर्पोरेट कल्चर का सीधापन था, तो कुछ मानते हैं कि साफ तौर पर अपमान था, भारतीयों की क्षमता को कम आंकना था। पर असली बात ये नहीं कि फोर्ड का इरादा क्या था। हाँ। असली बात यह है कि रतन टाटा और उनकी टीम ने इसे कैसे लिया और फिर किया क्या। और प्रतिक्रिया तो निर्णायक थी। भारत वापस आकर उन्होंने इस डिवीजन को बेचने का इरादा छोड़ दिया। जी। और ये सिर्फ मतलब इमोशनल फैसला नहीं था, जैसा कुछ एनालिसिस बताते हैं। ये एक तरह का संकल्प था कि इसे सफल बनाना है। यहीं पर वो रेजिलियंस और विजन वाली बात आती है। आलोचना को पर्सनली लेने के बजाय उसे एक चैलेंज की तरह लेना। हाँ। फिर पता चलता है कि इंडिका B2 पर काम शुरू हुआ, जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया, कॉस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया। ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये धैर्य वाली बात बहुत जरूरी है। हम अक्सर तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन ये कहानी बताती है कि कभी कभी टिके रहना, लगातार सुधार करते रहना, वही रास्ता होता है। बिल्कुल। पर कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ तो अभी बाकी था। हाँ, वो तो है। समय का पहिया घूमता है और 2008 की वो वैश्विक मंदी आ जाती है। और इस बार पासा पलट चुका था। जी, फोर्ड मुश्किल में थी और अपने दो बड़े ब्रिटिश ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर JLR, हाँ, उन्हें बेचना चाहती थी। और खरीदार के तौर पर कौन सामने आया? टाटा मोटर्स। वही कंपनी जिसे कभी कहा गया था कि उसे कारों के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो एक्विजिशन था, जैसा कई बिजनेस एनालिस्ट बताते हैं, ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। बिल्कुल। लगभग $2.3 बिलियन का कैश सौदा, उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ सोर्स कहते हैं इस बार फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप JLR खरीदकर हम पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। क्या विडंबना है। मतलब कुछ ही सालों में भूमिकाएं पूरी तरह बदल गईं। जी। लेकिन सिर्फ खरीदना काफी नहीं था। असली चुनौती तो JLR को फिर से खड़ा करने की थी। वो उस समय घाटे में चल रही थी, इमेज भी थोड़ी डामाडोल थी। और यहीं पर
टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट स्किल सामने आया, बाद के एनालिसिस यही दिखाते हैं। उन्होंने जेएलआर की ब्रिटिश पहचान को बनाए रखा, पर उसमें भारी निवेश किया, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर इंजीनियरिंग डिजाइन, कर्मचारियों का भरोसा जीता, ब्रांड में नई जान फूंकी। और नतीजा हम सब जानते हैं। जेएलआर न सिर्फ घाटे से उभरी, बल्कि टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ा प्रॉफिट सेंटर बन गई। बिल्कुल। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये बेहतर बन के उभरने का एक क्लासिक उदाहरण था। इसने दिखाया कि अपमान का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि असाधारण कामयाबी से दिया जा सकता है। हाँ, ये कहानी सिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात को मौके में बदला जा सकता है। लेकिन जैसा कि कुछ दूसरे लेख और नोट्स इशारा करते हैं, रतन टाटा की विरासत सिर्फ इन बड़े कॉर्पोरेट दांव पेचों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, उनका एक मानवीय पक्ष भी है। जी, जो अक्सर शायद सुर्खियों से दूर रहता है। कुछ स्रोतों में 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद की एक घटना का जिक्र मिलता है। अच्छा। हाँ, कि उन्होंने उन सिख ट्रक ड्राइवरों को जिनके ट्रक दंगों में जला दिए गए थे, उन्हें नए टाटा ट्रक दिए ताकि वो फिर से अपनी रोजी रोटी शुरू कर सकें। ये कोई बड़ी कॉर्पोरेट घोषणा नहीं थी, शायद व्यक्तिगत स्तर पर मदद थी। इसी तरह 26/11 मुंबई हमलों के बाद ताज होटल के कर्मचारियों और जो लोग प्रभावित हुए थे, उनके प्रति टाटा समूह का जो रवैया था, हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। सिर्फ मुआवजा देना नहीं, बल्कि लंबे समय तक उनकी देखभाल करना, उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेना, ये दिखाता है कि उनके लिए कर्मचारी सिर्फ एम्प्लॉय नहीं थे, शायद परिवार जैसे थे। एक लेख में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि वैश्विक मंदी के दौरान भी जब कई कंपनियां बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल रही थीं, टाटा समूह ने जहां तक हो सका नौकरियों को बचाने की कोशिश की। ये शायद दिखाता है कि वो शॉर्ट टर्म फायदे से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्थिरता और कर्मचारी के भरोसे को अहमियत देते थे। इसे शायद वैल्यूज बेस्ड कैपिटलिज्म कह सकते हैं। मतलब स्रोतों से ऐसी धारणा बनती है कि उनके लिए व्यापार सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि समाज पर एक पॉजिटिव असर डालना भी था। हाँ, उनकी अपनी पर्सनल वेल्थ भी उनकी पारिवारिक विरासत के बावजूद उतनी नहीं है जितनी शायद लोग उम्मीद करें, क्योंकि टाटा सन्स का एक बड़ा हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। ये एक दिलचस्प कंट्रास्ट है। एक तरफ तेज बिजनेस दिमाग, बड़े अधिग्रहण करने का साहस जी। और दूसरी तरफ गहरी मानवीय संवेदना, एक नैतिक दिशा। क्या इन दोनों के बीच कभी टकराव नहीं हुआ होगा? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? टकराव की बात तो सीधे तौर पर कम है, पर यह जरूर दिखता है कि फैसले हमेशा आसान नहीं होते थे। जैसे नैनो कार वाला प्रोजेक्ट। हाँ, नैनो। वो आइडिया बहुत अच्छा था, आम आदमी के लिए 1 लाख रुपए की कार। सामाजिक सोच थी इसके पीछे। बिल्कुल। पर उसे जमीन पर उतारने में बहुत चुनौतियां आईं। वो जमीन अधिग्रहण का विवाद, फिर सेफ्टी को लेकर सवाल। यह दिखाता है कि नेक इरादे और बिजनेस की हकीकत के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिले धागों को एक साथ पिरोएं, तो रतन टाटा के जीवन और लीडरशिप से क्या मुख्य सबक या नगट्स निकलते हैं इस विश्लेषण से? देखिए, पहला और सबसे जरूरी सबक, जो लगभग हर सोर्स में है, वो है मूल्यों पर आधारित दृढ़ता। आलोचना हुई, अपमान हुआ, नाकामी मिली, सब कुछ उनके सफर का हिस्सा था। पर उन्होंने जवाब गुस्से या अहंकार से नहीं दिया, बल्कि अपने मूल विश्वासों और लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहकर दिया। फोर्ड वाला किस्सा इसका सबसे बड़ा सबूत है। दूसरा सबक जो मुझे इन लेखों को पढ़ते हुए लगा, वो है धीरज का रणनीतिक महत्व। हाँ, बिल्कुल। जब फोर्ड ने उन्हें नीचा दिखाया, तो उन्होंने तुरंत कोई पलटवार नहीं किया। उन्होंने सालों तक खामोशी से काम किया, अपनी कंपनी को मजबूत किया और सही मौके का इंतजार किया। जी। फिर जेएलआर अधिग्रहण के जरिए जवाब दिया। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे असरदार जवाब तुरंत नहीं आता। तीसरा सबक है विनम्रता के साथ नेतृत्व। वो शॉप फ्लोर पर काम करने से लेकर मुश्किल वक्त में कर्मचारियों के साथ खड़े होने तक, श्रोफ एक ऐसे लीडर की तस्वीर बनाते हैं जो जानता था कि असली ताकत जमीन से जुड़े रहने में है। हाँ, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को ना भूलना। बिल्कुल। और चौथा, शायद सबसे प्रेरणादायक, वो है अपनी कहानी खुद लिखना। हाँ। दुनिया ने उन्हें बताया कि वो क्या नहीं कर सकते। फोर्ड ने कहा कि उन्हें कारों का ज्ञान नहीं, लेकिन उन्होंने बाहरी आवाजों को अपनी पहचान तय नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी काबिलियत पर भरोसा किया और अपनी शर्तों पर कामयाबी हासिल की। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे बाहरी आलोचना या नेगेटिविटी को अपनी तरक्की में बाधा बनने देने के बजाय उसे एक मोटिवेशन बनाया जा सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेस की सफलता की कहानी नहीं है, ये इंसान की इच्छा शक्ति और उसूलों पर टिके रहने की भी कहानी है।
बिल्कुल। इन स्रोतों का विश्लेषण करते हुए साफ लगता है कि रतन टाटा की विरासत सिर्फ फैक्ट्रियों या कंपनियों में नहीं है, बल्कि उस विश्वास, उस ईमानदारी और उस प्रेरणा में है जो वो पीछे छोड़ गए हैं। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि खामोशी में जो आप बनाते हैं वो एक दिन सफलता में दहाड़ सकता है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने अक्टूबर 2024 में हमें अलविदा कह दिया। जी। लेकिन कहानी बाकी है, सिर्फ एक बिजनेस टाइटन की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिसने यकीन किया कि जो आप खामोशी में बनाते हैं वो एक दिन सफलता में दहाड़ सकता है। हाँ, आज जब कोई महसूस करे कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है या कम आंका जा रहा है या मजाक उड़ाया जा रहा है, तो शायद ये कहानी याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, कि किसी के सपनों की कीमत किसी और के शब्दों से तय नहीं होती। इसे वैसे भी बनाएं, इसे हिम्मत से बनाएं। यही शायद संदेश है। ये मंथन टॉक्स था, सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सवाल करते रहें, सोचते रहें और आगे बढ़ते रहें।